आफ्टरनून बच्चों, क्लास थोड़ी सी आज लेट हो गई. सो वी हैव सीन sterols. Now it's the turn of prostaglandins, and then we'll be continuing with nucleic acids, the fourth biomolecule. और उसके बाद जो एंजाइम वाला पार्ट है उसको हम रोक देंगे. देन विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 5, 6 एंड 7. ठीक है, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है. I'll tell you in the subsequent classes after this class. First of all, prostaglandins. Prostaglandin क्या होते हैं? These are the derivatives of fatty acids. ये फैटी एसिड के डेरिवेटिव्स हैं. जस्ट अ मिनट. These are the derivatives of fatty acids having a maximum of 20 carbon atoms. फैटी एसिड से ये बनते हैं और मैक्सिमम इनके पास 20 कार्बन एटम्स होते हैं. एक बार नीट में बल्कि आईटी में क्वेश्चन आया था, और आईटी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मालूम है नीट में रिपीट भी होते हैं. केमिस्ट्री और फिजिक्स में स्पेशली, बायो तो वहाँ होती नहीं है. तो एक स्ट्रक्चर उन्होंने बना करके दिया था और पूछा था कि ये स्ट्रक्चर किसका है. लाइक दिस. प्रोस्टाग्लैंडिन इस तरह से दिखते हैं और अभी तक बहुत कम हमको मिले हैं. ठीक है ना. इनके नाम भी ऐसे रखे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल PG1, PG2, PGE1 एक्सेट्रा. मतलब मुश्किल से मिले होंगे तो 6-7, बस 5 पहले थे हम लोग के टाइम पे. जब हम पढ़ते थे तो 5-7 ही मिले थे. ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं. अब इसकी बेसिस पर हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आगे हमारे 12th के सिलेबस का पार्ट होता है. इसी की बेसिस पर, क्योंकि हमें प्रोस्टाग्लैंडिन के फंक्शन भी सीखने हैं और वही फंक्शन 12th के सिलेबस में हमें हेल्प भी करते हैं. ठीक है. 12th में एक चैप्टर आता है, चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन. वहाँ पर इसका डिस्कशन होता है. फिर एक और चैप्टर आता है 11th क्लास में, एनिमल टिश्यूज़, 11th के सिलेबस में, वहाँ इसका डिस्कशन होता है. फिर एक चैप्टर आता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, क्लास 12th के सिलेबस में, वहाँ इनका डिस्कशन होता है. तो प्रोस्टाग्लैंडिन हर जगह पर, राइट. और ये मैंने आपसे बोला था कि आप ये मत कहिएगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड इनको बनाता है, क्योंकि वो तो फीमेल में होता ही नहीं है, मेल में होता है. तो इसलिए प्रोस्टेट ग्लैंड में ये आप कह सकते हैं स्टोर तो होते होंगे, लेकिन बनते किससे हैं? कनेक्टिव टिश्यू की मस्ट सेल्स से बनते हैं. हर कनेक्टिव टिश्यू में मस्ट सेल्स होती हैं. ये उनसे बनते हैं. जैसे ब्लड की जो मस्ट सेल्स हैं उनको बोलते हैं बेसोफिल्स. ब्लड में बेसोफिल्स हैं, ये उनसे बनते हैं. तो कनेक्टिव टिश्यू की मस्ट सेल से ये बनते हैं, सिक्रेटेड बाय मस्ट सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. वंस यू कंप्लीट इट लेट मी नो. वेरी गुड. अब बात करते हैं इनके फंक्शन की. They work in, number 1, inflammatory and allergic responses. Number 2, smooth muscle contraction. Number 3, blood clotting. ये क्लास 12 चैप्टर 3 में आएगा फंक्शन. क्लास 12 चैप्टर 3 में. ठीक है.
क्लास 11th चैप्टर 7 एनिमल टिश्यूज, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, वहाँ पर ये फंक्शन आएगा, ये फंक्शन आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम में। ये कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के हमको पता होने चाहिए। अब ये क्या बात हुई, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती है ह्यूमन बॉडी में और ये कैसी होती हैं? फंक्शनली दीज आर इनवॉलेंट्री, यू शुड नो दैट। और अगर आपको आसानी से याद करना है कि स्मूथ मसल बॉडी में कहाँ पाई जाती हैं, तो याद कर लीजिए कि जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं उनकी वॉल में स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। जैसे एलिमेंट्री कैनाल हॉलो है, ब्लड वेसल्स हॉलो हैं, यूट्रस हॉलो है। तो हॉलो ऑर्गन्स की वॉल में जो मसल्स होती हैं वो स्मूथ मसल्स होती हैं। ब्लड चलता है, हमारी विल में नहीं चलता। खाना चलता है एलिमेंट्री कैनाल में, हमारी विल में नहीं चलता, बिकॉज स्मूथ मसल्स आर इनवॉलेंट्री। ठीक है, हालांकि ये बोलना सही नहीं है कि ये मसल इनवॉलेंट्री है, ये मसल वॉलेंट्री है। सही चीज़ क्या होती है वो आप चैप्टर 21 में सीखेंगे, क्लास 11 के सिलेबस में, या मस्कुलर सिस्टम जब पढ़ेंगे तब वहाँ सीखेंगे कि सही बात क्या होती है, हमें सही से क्या बोलना चाहिए कि ये मसल इनवॉलेंट्री है या कुछ और बोलना चाहिए। तो वो सही चीज़ मैं आपको बता दूंगा। तो अभी एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई, तीसरी बात ये हो गई, इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक रेस्पॉन्सेज। एक सवाल आप लोगों को कराया जा चुका है, फिर से मैं बता देता हूँ, और फिर उसी सवाल से जुड़ा हुआ एक और सवाल हम करेंगे। ठीक, वो भी शायद कभी ना कभी डिस्कस ज़रूर हुआ होगा आपके सामने, पहले आप ये नोट कर लीजिए। एक, चलिए अभी नहीं बता रहा, अच्छी खबर है, लेकिन वक्त आने पे आपको खुद ही पता चलेगी। अभी नहीं बता रहा। सोच रहा था बता दूं, फिर मैंने सोचा नहीं, अभी बताना ठीक नहीं रहेगा, जब एक्चुअली रिजल्ट आए तब बताना अच्छा है। चलिए खैर, सो आई होप यू हैव डन। ओके, तो मैंने पहले ये बात आपसे करी थी कि जब कहीं पर चोट लगती है तो क्या होता है, क्या क्या होता है, तो वो आप कर चुके हैं। एट द साइट ऑफ इंजरी, जब कहीं चोट लगती है तो पेन होता है, स्वेलिंग होती है, रेडनेस और रेज्ड टेम्परेचर। ये बात जितनी बार आएगी उतनी बार बतानी पड़ेगी, तभी तो रिवाइज भी होगी, तभी तो याद भी होगी अच्छे से।
जब कहीं चोट लगती है तो वहाँ दर्द होता है, बच्चे दर्द भूल जाते हैं, दर्द बताते ही नहीं कि दर्द होता है, वो तो रटते हैं ना। तो सबसे मतलब प्रैक्टिकली सोचिए, लॉजिकली सोचिए, जब कहीं चोट लगेगी तो दर्द होगा, सूजन हो जाएगी, वो हिस्सा पूरा लाल हो जाएगा और वहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इन सबको मिला करके बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। और जिस ऑर्गन का इन्फ्लेमेशन होता है उसमें आइटिस या टिस लगा देते हैं। जैसे स्किन को कहते हैं डर्मा, स्किन का इन्फ्लेमेशन डर्मेटाइटिस। लीवर को कहते हैं हीपर, लीवर का इन्फ्लेमेशन हिपेटाइटिस। तो हिपेटाइटिस के सिम्टम क्या है? पेन, स्वेलिंग, रेडनेस, रेज टेम्परेचर, ये सिम्टम हो गए। तो चीज़ों को आसान बना करके पढ़ना है। खैर, अब दूसरा सवाल ये है कि जब कहीं पर चोट लगती है तो वहां पर दर्द क्यों होता है, सूजन क्यों होती है, इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? तो आप बोलेंगे इन्फ्लेमेशन एक तरह का अलार्म है। जब किसी भी फैक्ट्री में या किसी बिल्डिंग में या किसी ऑफिशियल बिजनेस बिल्डिंग में कोई मिसहैपनिंग होती है तो अलार्म बजता है। होटल्स में, है ना? तो अलार्म क्यों बजता है? कहीं मिसहैपनिंग हुई है, सब लोग, ज़्यादातर लोग जो हेल्प करने वाले हैं वो उस तरफ दौड़ते हैं मदद करने के लिए। तो इन्फ्लेमेशन भी एक तरह का अलार्म है। यहाँ पर ब्लड की सेल्स आएंगी रिपेयर करने के लिए, चोट जो हुई है, चोट जो लगी है उसको हील करने के लिए, वुंड हीलिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए सेल्स वहाँ जाएंगी। तो इन्फ्लेमेशन इज अ काइंड ऑफ अलार्म। तो होता क्या है कि इंजरी की साइट पर जो मास्ट सेल्स होती हैं दे रिलीज हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। मस्ट सेल्स रिलीज करती हैं हिस्टामिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब एनिमल टिश्यूज में ये बात रिपीट नहीं होगी। हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन को हम बोलते हैं केमिकल अलार्मिंग सिग्नल। दे प्रोड्यूस इन्फ्लेमेशन। तब वहां सारी सेल्स दौड़ करके जाती हैं रिपेयर के लिए। हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? केमिकल अलार्मिंग सिग्नल। नोट कर लीजिएगा इसको, केमिकल अलार्मिंग सिग्नल्स, ये इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब कोई आपसे ये पूछ रहा है कि जहां चोट लगती है वहां इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, मैंने अभी पूछा। तो आप सीधा से जवाब दीजिए कि सर जब चोट लगी और पता ही ना चले कि चोट कहाँ लगी है तो हम पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ जाना है हेल्प के लिए। तो उनके लिए सिग्नल है इन्फ्लेमेशन, वुंड हीलिंग के लिए। ये बात सबको समझ में आ गई? यस और नो? So prostaglandins are over now. Moving on to nucleic acids. वैसे मैं आपको बता दूं, स्कूल के लेवल पर अगर बायोमोलिक्यूल चैप्टर सिलेबस में होता है किसी भी टेस्ट या एग्जाम के, तो क्वेश्चन ज़्यादातर एंजाइम से आते हैं, वो पार्ट जो अभी हमने नहीं करा। टीचर्स डोंट गिव क्वेश्चंस फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। आई डोंट नो व्हाई। मोस्टली दे गिव क्वेश्चंस फ्रॉम एंजाइम्स। Now coming on to nucleic acids. पहले आपको आसान वाली डेफिनेशन बताऊंगा, फिर उस डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, चेंज नहीं बल्कि मॉडिफाई करेंगे, ठीक है? दे आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो मोनोमर कौन हुआ? मोनोमर कौन हुआ? अगर न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर हैं तो मोनोमर कौन है? यस ऑफ कोर्स, न्यूक्लियोटाइड हुए मोनोमर।
एक यूनिट का नाम है न्यूक्लियोटाइड, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब जुड़ जाएंगे तो बन जाएंगे न्यूक्लिक एसिड्स, और दो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं आरएनए और डीएनए। ठीक है, तो अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। पहले ये एज इट इज क्लास 12 के सिलेबस में है, बायो में भी मैंने बोला था 25% पार्ट। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड आप पढ़ रहे हैं 11th में बायो में, 12th में बायो में, चैप्टर 6 में एज इट इज पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, 12th में बायो में भी एज इट इज पढ़ने हैं। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं, एक न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। फॉस्फेट आयन क्यों बोले जब हम 8 लिख रहे हैं? तो यस और नो? PO4-। इस फॉस्फेट की वजह से न्यूक्लिक एसिड पर नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूक्लिक एसिड्स आर नेगेटिवली चार्ज बिकॉज ऑफ फॉस्फेट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में न्यूक्लिक एसिड किधर जाएंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। यस और नो? देखिए, S फॉर न्यूक्लियोसाइड, T फॉर न्यूक्लियोटाइड। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एक बार हमारे ही सिटी के एक केमिस्ट्री के टीचर ने बच्चों को ये शायद गलती से बोला होगा, मैं नहीं समझता कि जानबूझ करके उन्होंने ऐसा किया होगा। उन्होंने बता दिया कि न्यूक्लियोसाइड बड़ा है, न्यूक्लियोटाइड छोटा है। ऐसा नहीं है, न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोसाइड होता है तो न्यूक्लियोसाइड छोटा है। कैसे याद करें? S फॉर स्मॉल, T फॉर टॉल। अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी S पहले आता है, T बाद में आता है। तो न्यूक्लियोसाइड हर तरह से न्यूक्लियोटाइड से छोटा है। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या है? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, this pentose sugar could be ribose in case of RNA or 2-deoxyribose in case of DNA। और इसका स्ट्रक्चर आप बना करके देख चुके हैं, फ्यूरेन में आया था। यस और नो? You have seen the structure of ribose। Fifth carbon was outside the ring, CH2OH। 1 2 3 4, 1 पर HOH, 2 पर HOH, 3 पर HOH, 4 पर H और 5th कार्बन रिंग के बाहर। ठीक है ना? दिस यू हैव डन इन बायोमोलिक्यूल्स। और ये वाला हाईली रिएक्टिव होता है आरएनए में। OH ग्रुप, सेकंड OH ग्रुप इज हाईली रिएक्टिव, तो ये बन जाता है 2-deoxyribose इन डीएनए। अगर ये ना हो तो डीएनए स्टेबल ना हो। आरएनए स्टेबल नहीं है, वो लेबाइल है। अनस्टेबल को कहते हैं लेबाइल। ठीक, अब बात करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस की बिल्कुल अलग से। तो देखिए, नाइट्रोजनस बेस प्लस पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड माइनस फॉस्फेट इज न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड इज नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। इतना कर लिया आप लोगों ने? ओके, तो अब मैं नाइट्रोजनस बेसिस दिखाता हूं आपको। नाइट्रोजनस बेसिस में दो हैं, पायरिमिडीन एंड प्यूरीन। बच्चे हमेशा बोलते हैं प्यूरीन एंड पायरिमिडीन, मैं कहता हूं नहीं, आप बोलिए पायरिमिडीन एंड प्यूरीन। क्या रीजन है इस बात का? अब देखिए, पायरिमिडीन में
एक ही रिंग होता है। फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन होती है। 1 2 3 4 5 एंड 6, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन है। सेकंड, 4, 5 और 6 पर कार्बन है। ये पायरिमिडीन का रिंग है। प्यूरीन में पायरिमिडीन का रिंग एज सच कॉपी हो जाता है। और एक एडिशनल रिंग और आ जाता है। 1 2 3 4 5 एंड 6, एक एडिशनल रिंग और आ जाता है जिसमें 7th और 9th पोजीशन पर नाइट्रोजन है। 7, 8 और 9, ये प्यूरीन है। तो प्यूरीन पायरिमिडीन से ही बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए, अभी आप देखने जा रहे हैं पायरिमिडीन कितनी तरह के होते हैं, प्यूरीन कितनी तरह के होते हैं, ये आप देखने जा रहे हैं। नीचे नहीं लिखूंगा मैं, यहाँ साइड में लिख दूंगा। एक बार में एक ही नाइट्रोजनस बेस शुगर और फॉस्फेट से जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड बनाएगी। मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसको आप समझेंगे अभी। देखिए क्या है, पायरिमिडीन्स 1 2 3, साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल, कैपिटल सी, कैपिटल टी, कैपिटल यू, ये यूज करते हैं लेटर्स इनके लिए। और प्यूरीन है एडिनिन एंड ग्वानिन, दीज आर प्यूरीन्स, ठीक है। एडिनिन के लिए कैपिटल ए और ग्वानिन के लिए कैपिटल जी, ये यूज करते हैं। तो 5 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस हैं। एक न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए 4 होती हैं कम से कम, ऐसा हमारे न्यूक्लिक एसिड का कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे अगर हम बात ये करें कि जो डीएनए है, डीएनए के पास एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 3 होंगी। आरएनए के पास एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 3 होंगी। 3 कॉमन है डीएनए और आरएनए, ठीक है ना। इसके अलावा डीएनए के पास होती है थाइमीन और आरएनए के पास होती है यूरेसिल। 5 में से 4 डीएनए को मिली, 5 में से 4 आरएनए को मिली, दोनों में 3 कॉमन है एजीसी, बट टी की जगह यू आ गया आरएनए में। ये बेसिस हैं, खाली बेसिस। बाकी शुगर ये भी डिफरेंट है डीएनए और आरएनए की, यू नो दैट। फॉस्फेट सब में कॉमन है। अब मैं बात क्या कर रहा हूं कि जब एडेनिन शुगर से जुड़कर फॉस्फेट से जुड़ेगी तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। ग्वानिन शुगर से जुड़कर फॉस्फेट से जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाएगी। साइटोसिन शुगर से जुड़कर फॉस्फेट से जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाएगी। और थाइमीन शुगर से जुड़कर फॉस्फेट से जुड़कर न्यूक्लियोटाइड बनाएगी। तो 4 अलग अलग तरह के न्यूक्लियोटाइड डीएनए में पाए जाएंगे, सब में बेसिस अलग है। भले ही शुगर और फॉस्फेट सेम है डीएनए में, लेकिन बेसिस तो सब में अलग है। इसी तरह से आरएनए बनाने के लिए भी 4 अलग अलग बेसिस के 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो हमें क्या बोलना चाहिए, बजाय इसके कि हम बोले बच्चों न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, हमें बोलना क्या चाहिए, न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स ऑफ हेट्रोन्यूक्लियोटाइड्स। दिस इज मच बेटर, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए हो या आरएनए हो 4 अलग अलग न्यूक्लियोटाइड बार बार जुड़ते हैं, आगे पीछे जुड़ते हैं।
हो सकता है ए टी 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 के बनते चले जाएं, जी सी आ जाए, फिर जी सी आ जाए, फिर सी टी आ जाए, फिर टी ए आ जाए, लाइक दैट। तो दीज आर हेट्रोपॉलीमर्स। ठीक, शुगर और फॉस्फेट डीएनए में कॉमन रहेगी। तो हम इसीलिए सिर्फ नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंसिंग करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, जो आप 12th क्लास के सिलेबस का पार्ट है आपके, वो आप पढ़ते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इंपॉर्टेंट ये है कि आपको न्यूक्लियोसाइड के नाम याद हो जाएं। अगला खेल जो है वो बहुत मजेदार है, लेकिन उसके लिए आपको ये याद रखना है कि पायरिमिडीन में सिंगल रिंग होता है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर नाइट्रोजन होता है, प्लस साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ये 3 तरह की पायरिमिडीन्स हैं। प्यूरिन में डबल रिंग होता है, एक पायरिमिडीन का रिंग, एक एडिशनल रिंग और आ गया जिसको बोलते हैं इमीडाजोल रिंग। ये जो प्यूरिन वाला रिंग है ना, ये एडिशनल 5 मेंबर रिंग, इसको बोलते हैं इमीडाजोल रिंग। इमीडाजोल रिंग, IMIDAZOLE, इमीडाजोल रिंग। ऐसा लग रहा है कोई दवा का नाम है, एंटी फंगल या एंटी प्रोटोजोअल। प्यूरिन 2 हैं, एडेनिन और ग्वानिन। कैसे याद रखते हैं? ये माना जाता है कि इंडियन कल्चर में हस्बैंड वाइफ की रिलेशन बहुत प्योर है, प्योरेस्ट है ना बच्चों? तो वाइफ अपने हस्बैंड को क्या कह के बुलाती है इंडियन कल्चर में? याद हो जाएगा, ठीक है ना? तो एजी जो है वो प्यूरिन है, बाकी जितने हैं वो पायरिमिडीन है। आप लोगों को समझ में आ गया? नाइट्रोजनस बेसिस के नाम याद होने चाहिए, कौन सी प्यूरिन है कौन सी पायरिमिडीन, ये याद होनी चाहिए। तो अगली क्लास में जो भी पढ़ेंगे उसमें बहुत मजा आएगा। ठीक है, टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।